मैं यहाँ किसी सरकार को, किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। जो वीडम की रिपोर्ट है, अगर वो ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, और अगर फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत फ्री से पार्टली फ्री हुआ है, तो अगर ये अगर रिपोर्ट आ रही है तो वो पूरे इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यशवर्धन आजाद साहब, अगर आप उसमें जोड़ और चूंकि तब भी ठीक है। हाँ जी, चूंकि ये सवाल खड़ा होता है, तो क्या वाकई में हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आप कॉम्प्रोमाइज दिखाई पड़ रहे हैं? यशवर्धन आजाद साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी ये सैंपल्स जहां से भी चुने जाते हैं, जिसके आधार पे ऐसे प्रतिशत निकलते हैं, उसके बारे में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो एक ट्रेंड है, और जैसा आपने कहा, जो अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संस्थान अगर ऐसे अपना ओपिनियन देता है तो उसको हमें ज़रूर गंभीरता से लेना चाहिए। और सवाल ये है कि क्या हमारा जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है वो खतरे में है। वो खतरे में है, उसका मूल्यांकन हम किस तरह से करते हैं, उसका आंकलन इस तरह से करते हैं कि हमारे संस्थान फ्री हैं कि नहीं। हरि कुमार जी ने बड़े अच्छे तरह से इसको बताया। आज हमारे यहाँ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या वो संविधान के तहत हो रही हैं या कुछ अतिशयोक्ति हो रही है? क्या पुलिस अपने कार्य में कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखा रही है? ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं। किस प्रकार केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रजातांत्रिक हमारी प्रणाली जो है वो अडिग है। वो किसी से उसमें क्षति नहीं पहुंच सकती, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो। अल्टीमेटली 47 में हमने जो प्रजातांत्रिक प्रणाली चुनी वो अभी तक बरकरार है और बराबर रहेगी। हाँ, अवश्य इसको समय समय पर धक्का मिलता रहता है। जहां तक संस्थानों का विषय है, ये सही है, संस्थानों के जो मुखिया चुने जाते हैं उनमें थोड़े रीढ़ में की जो हड्डी में, जो स्पाइन में कहते हैं, हमें स्पंक होना चाहिए, उसमें कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह से इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है वो भी एक शक के दायरे में आता है, क्योंकि एक वो विशेष वर्ग या पार्टी की तरफ ही हो रहा है। उचित होता अगर हम फेयरनेस की बात कहते, अगर वो कार्रवाई दूसरी तरफ भी होती, बीजेपी के जो बड़े शीर्ष लीडर हैं जो दूसरे पार्टी से आए हुए हैं उनके खिलाफ भी होती। तो अगर आप इसको इस लहजे में देखें तो लगता तो है कि हाँ, थोड़ी सी कार्रवाई जो है पूर्वाग्रह से हो रही है या बायस्ड हो रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक सड़क के आदमी को क्या वाकई फर्क पड़ता है क्या कि प्रजातांत्रिक प्रणाली चल रही है नहीं चल रही है? उसे तो राशन चाहिए, 80 करोड़ को राशन मिल रहा है, उसे तो चाहिए घर, उसे चाहिए फ्री चीजें, फ्री पावर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह की प्रजातांत्रिक प्रणाली है, मैं तो समझता हूं इस देश में जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी भी है। जिसको चाहो जैसे चाहो गाली दे दो, जिसको चाहो जैसे चाहो जहां पे गंदगी करो, शोर है, कोलाहल है, व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े शहरों में एक अजीब तरह का मेहम है, पैंडिमोनियम है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सही है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली तो खतरे में आती रहती है, संस्थान पहले भी खतरे में थे जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा है। मैं मानता हूं कि थोड़ा धक्का तो मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली खत्म हो गई। अगर होती तो ओवैसी साहब आज जेल में होते, वो तो सबसे ज्यादा खिलाफ बोल रहे हैं, अपोजिशन वाले भी खिलाफ बोल रहे हैं, और जो अरेस्ट हो रहे हैं उसमें से कई इतने तो ऐसे हैं जिसमें नोट आपको सामने गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें तो प्राइमा फेसी एविडेंस। इसलिए मैं कहूंगा जरा एक बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए। बिल्कुल। राकेश जी, आपको क्या लगता है ये जो फिगर है ये अलार्मिस्ट है, जिस तरह अभी यशवर्धन आजाद साहब कह रहे हैं? हालांकि मेरा अपना मानना ये कि डेमोक्रेसी जहां बहुत इवॉल्व लेवल पे है वहां डिसिप्लिन भी बहुत जबरदस्त है। ये हो सकता है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी हमने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है वो उतनी डेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड है, इसलिए इस तरीके की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती। अन्यथा अगर आप नॉर्वे में चले जाएं, आप फिनलैंड में चले जाएं, आप स्वीडन देखें, तो वहां रूल ऑफ लॉ है। वहां कोई कल्ट फिगर नहीं है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो बड़े पावरफुल हैं, अगले दिन आप सड़क पर चलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो वो एक अलग तरह की डिबेट है। बट ये जो फिगर्स दिखाई पड़ रही है 48%, यानी हर दूसरा आदमी मान रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में, अलार्मिस्ट व्यू है।
या आपको वाकई में लगता है कि जो परसीव आप अपने जीवन में करते हैं उसके हिसाब से देश में लोकतंत्र वाकई खतरे में है? देखिए, देश में लोकतंत्र तो बिल्कुल खतरे में नहीं है। उसका एक कारण है कि कोई लोकतंत्र की सरकार है ही नहीं, ये कॉर्पोरेट सरकार है। और कॉर्पोरेट को लोकतंत्र में जो चुनाव की व्यवस्था जो है वो चाहिए उनको लेजिटिमेसी के लिए। तो ये चुनाव तो होते रहेंगे क्योंकि उनको लेजिटिमेसी चाहिए। और हमारे लोकतंत्र का अपना एक फॉल्ट लाइन है, जो आपने शुरुआत में आशुतोष जी ने कहा कि उसमें खुद की इतनी कमियां हैं। वो कमियों का आज ज्यादा हमें दिख रहा है, लेकिन ये कमियां बहुत पहले से ही हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे लोकतंत्र में जो कि हमारे जो माइनॉरिटी वोट्स हैं या जो हमारे जो वो लोग हैं जिनके वोट काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में जो फर्स्ट पास पोल वाली सिस्टम है उसमें वोटिंग परसेंटेज कुछ है, नंबर ऑफ सीट्स कुछ है, तो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो सारे वोट्स मिसिंग है। जिन्होंने वोट दिए उनके वोट, उनका कोई वॉइस नहीं है। पार्लियामेंट इररिलेवेंट हो चुका है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। अब देखिए पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है ना कि वहां पे बहस होनी चाहिए, वहां पर जो भी विधेयक आता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सारे विद्वान लोग एकमत हो, उस पर विवेचना हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस सदन में। इस वर्ष अभी जस्ट जो कंक्लूड हुआ है उसमें से कुल 20 विधेयक पास हुए, ऑलमोस्ट बिना किसी डिस्कशन के। एवरेज टाइम जो भारत के पार्लियामेंट में है एक विधेयक के पास होने का, वो 8 से 9 मिनट है। ये स्थिति है। अब ये इसलिए हो गई है कि चूंकि हमारे पास एक अजीब किस्म का लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है कि सारे के सारे लोग एक ही बात बोलेंगे। अगर अब समझिए कि 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें 10 बार एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल गई। तो अब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल गई और ना अब आपके पास एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, तो फिर बहस किस बात की होगी? ये सारा का सारा जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है, फॉल्ट लाइन्स है हमारी डेमोक्रेसी में। अब इस सारे फॉल्ट लाइन का फायदा जो है कॉर्पोरेट ने अब उठा लिया है। अब कॉर्पोरेट जो है, अब देखिए किसी चुनाव में, उन 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। एवरेज आशुतोष जी एक कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। सारे मीडिया में आया, हम आपने देखा है। और उसमें से 45% सिर्फ भाजपा ने किया। तो क्या हुआ? ये 45% खर्चा कैसे हुआ? कॉर्पोरेट ने पैसा दिया। तो जब कॉर्पोरेट पैसा दे रहा है तो वसूलेगा भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।